हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे इस नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। सीयूईटी में काफ़ी सारे बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। हालांकि एएमयू को लेकर बहुत सारी जानकारियों का अभाव भी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एएमयू कितने कोर्सेज ऑफर करता है। एएमयू एक बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, उसके हेरिटेज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। साथ ही साथ एएमयू धीरे धीरे कौन कौन से नए नए कोर्सेज ऑफर कर रहा है और किस तरह यहाँ पे स्टूडेंट्स का लाइफ बेहतर हो सकता है, इसके बारे में जानकारी का अभाव हमें मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम एएमयू से रिलेटेड अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे और समझते हुए हमें ये भी पता लगेगा कि एएमयू से कौन कौन पढ़ा, एएमयू के कितने सेंटर्स हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेजेस मेजर कौन से हैं एएमयू के अंडर। इन सारी इन्फॉर्मेशन से हम अब गुजरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि एएमयू को जब भी आप समझना चाहें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को, तो ये एक बड़ी ही पुरानी यूनिवर्सिटी है। कैसे पुरानी यूनिवर्सिटी है, देखिए। एक हमारे देश में एक व्यक्ति थे, सर सैयद अहमद खान, है ना। इन्हें एक तरीके से इंडिया के एक बहुत ही रिफॉर्मिस्ट मुस्लिम की तरह याद किया जाता है। 1875 में उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। और फिर इसी कॉलेज की स्थापना से उसी को 1920 में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया गया। मेन बात यह है कि इस कॉलेज की स्थापना के पीछे जो आगे चल के एएमयू बना, इसके पीछे 1857 रिवॉल्ट का एक बहुत बड़ा हाथ है। 1857 रिवॉल्ट तो आप सब लोगों ने सुना ही होगा। आज़ादी की पहली जंग की तरह उसको याद किया जाता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत सारे भारतीयों ने मिलकर आज़ादी का बिगुल बजाया था और लड़ाई लड़ी थी। उसमें हुआ ये कि उस वॉर के बाद सर सैयद अहमद खान ने सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, मतलब सोशल और एजुकेशनल रिफॉर्म्स के बारे में एक नई सोच के साथ सोचना शुरू किया। उनका ये भी मानना था कि इंडिया में जितने मुस्लिम्स हैं उन्हें मॉडर्न आउटलुक भी अपनाना चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा कि वो खुद जब आगे बढ़े तो उन्होंने ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़, खास तौर पे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज, इन दो यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल को ध्यान में रखते हुए ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशनल आइडियल्स को मिक्स करके एएमयू की स्थापना की, जो पहले एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था। और उसी टाइम पे अगर आप सोचें तो उनकी सोच इतनी आगे की थी कि वो उसी टाइम पर विमेंस एजुकेशन के बारे में भी काफ़ी कुछ सोच रहे थे। जैसे कि 1942 में मुस्लिम गर्ल्स स्कूल को डिग्री कॉलेज फॉर विमेन बनाया गया एज पार्ट ऑफ एएमयू। और 1951 में एएमयू का हिस्सा बना, जहां पे कई सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स अब ऑफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, एज पार्ट ऑफ एएमयू इस्टेब्लिश हुआ 51 में, पूरी तरह से इसका पार्ट बना। और अब यहाँ पर कई सारे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ऑफर किया जाता है। तो हमें ये दिखता है कि किस तरीके से एएमयू का विचार कैसे मॉडर्न सोसाइटी डेवलप हो और उसमें ईस्ट और वेस्ट का एक संगम, इनका फ्यूजन कैसे हो सके, इसको बेस बनाकर एएमयू को स्टैब्लिश किया गया है। आज के समय पर एएमयू क्या कर रहा है, एएमयू वक्त के साथ नेशनल एक्सपेंशन की तरफ सोच रहा है। जैसे जब आप एएमयू की साइट पे जाएंगे तो ये कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। मसलन 2010 में एएमयू सेंटर्स मलप्पुरम केरल और मुर्शिदाबाद यानी पश्चिम बंगाल से शुरू हुए। और यहाँ पर लॉ और मैनेजमेंट के कोर्सेज को ऑफर किया जाता है। साथ में 2013 में बिहार के किशनगंज में एएमयू सेंटर शुरू हुआ, जहाँ पर बीए प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया गया है। मतलब एक तो अलीगढ़ में है हमारे पास अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और अलीगढ़ से ही जुड़कर, एएमयू से जुड़कर, कनेक्टेड होकर अब हमारे पास एक तो मलापुरम सेंटर है केरला में, देन वी हैव इन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, एंड देन वी हैव अनदर सेंटर एट किशनगंज। इस तरीके से हमें दिखता है कि कैसे एएमयू अपने विजन और मिशन के साथ सर सैयद अहमद खान के विचारों को आगे बढ़ा रहा है। एएमयू को लेकर फिर हमें ये बात भी करना ज़रूरी है कि आखिर इस यूनिवर्सिटी का विजन है क्या, आखिर इस यूनिवर्सिटी का मिशन है क्या। देखिए, ये मैं क्यों बार बार हर वीडियो में डालता हूँ। आप जब भी अपने एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं तो आपको तो 10 तरह की चीज़ें जाननी चाहिए। उसमें कम से कम आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मैं जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सोच रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी का आखिर एजेंडा क्या है, ये यूनिवर्सिटी किस पर्सपेक्टिव से पढ़ाई कराना चाहती है। ये विचार हमारे पास क्लियर होने चाहिए। तो जहां तक एएमयू की बात है, सबसे पहला आप देख पा रहे होंगे एक्सीलेंस और मॉडर्न एजुकेशन। मतलब इंडिया आज जिस तरफ बढ़ रहा है, कैसे हम और सेल्फ रिलायंट हो सके, कैसे हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो सके, हमारे नेशनल गोल्स को कैसे अचीव कर दिया जाए, और किस तरह ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइंड हो।
है ना, मिसअलाइंड ना हो, उसके थ्रू अलाइंड हो, कैसे इस तरह का मॉडल बनाया जाए। एक तो पहला हमारे पास विजन और मिशन के रूप में ये आता है। दूसरा है कि हाई परफॉर्मेंस और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, मतलब कि एक साथ लोग आए, क्रिएटिवली सोचें, उन्हें ऐसा वातावरण मिले कि वो ढंग से सोच सकें और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकें। थर्ड इज एथिकल लर्निंग एंड सोसाइटल इम्पैक्ट, पढ़ाई ऐसी हो जिसका सामाजिक समस्याओं पर प्रभाव पड़े, मतलब आप वो पढ़ाई कराएं जिससे सोसाइटी में जो दिक्कतें चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें कम से कम सॉल्व किया जा सके। देन हमारे पास है रिसर्च और एजुकेशन लीडरशिप, मतलब कि इस तरीके का रिसर्च हो हमारे यहाँ पे समाज में, ऐसा क्वालिटी रिसर्च प्रोड्यूस किया जाए, ऐसा रिकग्नाइज किया जाए जो रिसर्च की दुनिया में एएमयू के माध्यम से लीडरशिप की भूमिका निभाए। और फाइनली ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो यहाँ पढ़ाई हो रही हो वो वर्ल्ड लेवल की हो और अलग अलग फेथ, अलग अलग पंथ, अलग अलग मतों के बीच में कैसे अंडरस्टैंडिंग को बेहतर किया जाए, चाहे ग्लोबली बात कर लें, चाहे विद इन द नेशन बात कर लें, इस पर फोकस होके भी एएमयू अपना काम करता है। तो ये एएमयू का एक विजन और मिशन स्टेटमेंट है। अगर हम देखें कि एएमयू किस प्रकार की फैकल्टीज और इंस्टीट्यूशंस को अपने साथ रखता है, तो देखिए आपको एएमयू के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। पहला चीज हमें पता लगता है कि एएमयू के पास स्टूडेंट्स की डाइवर्सिटी है। यानी आप ये मत सोचें कि वहाँ पे केवल इंडियंस या उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादातर लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। एएमयू के बारे में हमें ये जानकारी मिली है कि भारत के कोने कोने से, और भारत ही नहीं, अफ्रीका, वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका जानते हैं ना, इतना बड़ा, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट आपको नज़र आता है समुद्र के बीच में, है ना। और फिर आप देखिए वेस्ट एशिया यानी एशिया का वेस्टर्न पार्ट, और साउथ ईस्ट एशिया यानी हमारा इंडिया, और उसके बाद आप इधर की तरफ देखें तो छोटे छोटे देश है बहुत सारे। यहाँ सर बहुत सारे लोग आते हैं जो एएमयू पढ़ाई करते हैं। इसके अलावा सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन जो है हमारा, सार्क के जो कंट्रीज हैं, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज यानी कि जो ब्रिटिश एम्पायर था ना पहले, आज को उसके कॉमनवेल्थ के नाम से जाना जाता है, वहां पर भी स्टूडेंट्स के लिए एएमयू में क्या है, सीट्स रिजर्व्ड हैं। जहां तक फैकल्टीज की बात है, बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, फिर बता देता हूँ, यहाँ पे फैकल्टी का मतलब ये नहीं कि टीचर की बात हो रही है, हम एक बहुत बड़े डोमेन की बात कर रहे हैं जिसमें कई सारे डिपार्टमेंट और सेंटर होते हैं। फैकल्टी के लेवल पे आप देखें तो एक जानकारी हमें मिलती है कि एएमयू के पास लगभग 13 फैकल्टीज हैं। और इन फैकल्टीज में ही अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं, हमारे पास एग्रीकल्चरल साइंसेज है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी है, इंटरनेशनल स्टडीज़ है अगर आप आईआर वगैरह पढ़ना चाहते हैं, लॉ है, लॉ का कोर्स एएमयू का काफ़ी फेमस है, उसे काफ़ी बड़ा माना जाता है। लॉ कई बार एएमयू जब निकाल लेते हैं लोग तो एएमयू से अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़ते हैं। फिर लाइफ साइंसेज है, मेडिसिन, मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, साइंस, सोशल साइंसेज, थियोलॉजी और यूनानी मेडिसिन, यूनानी दवाखाना जिसे बोला जाता है। थियोलॉजी की पढ़ाई भी एएमयू में काफ़ी अच्छे से कराई जाती है। जो लोग धर्म वगैरह को अच्छे से समझना चाहते हैं वो एएमयू जाके एक फिलोसॉफिकल वेंटेज पॉइंट से एक डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझते हुए ये काम कर सकते हैं। अगर की इंस्टीट्यूशंस की बात करें कि वो कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो एएमयू एज अ सेंटर, एज एन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए गए हैं, अगर उसकी बात करें तो हमारे पास यहाँ पर भी कई सारे नाम हैं। जैसे कौन कौन से नाम हैं, एक है विमेंस कॉलेज, नाम से पता लग रहा है कि विमेन के लिए कॉलेज है ये। सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज, ये आपको स्किल एनहांस करेगा। इंटरडिसिप्लिनरी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट है। प्लस जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है। अब जाकिर हुसैन क्यों भाई, वो एएमयू के एलुमनाई हैं। साथ में अजमल खान तिबिया कॉलेज, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपैथोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन हिस्ट्री। एएमयू का हिस्ट्री का जो पूरा डिपार्टमेंट और हिस्ट्री का जो लेगेसी है वो वर्ल्ड फेमस है। एएमयू से कई सारे बड़े हिस्ट्री के टीचर्स और रिसर्चर्स निकले हैं। तो एएमयू के अलग अलग हमारे पास कॉलेजेस और की इंस्टीट्यूशंस नज़र आते हैं। अगर एडमिशन की बात की जाए तो एएमयू की साइट हमें बताती है कि सबसे पहला पूरा का पूरा गाइड बुक अवेलेबल है। जैसे डीयू के वीडियो में आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ऐसे ही आपने बाकी वीडियोस में भी इंफॉर्मेशन बुलेटिन देखा है। तो जिस तरह उन बुलेटिन्स में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऐसे ही एएमयू के लिए भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अभी थोड़ी देर में हम लोग इस पर भी बात करेंगे, और साथ में और वीडियोस आपके पास आएंगे जिनमें इनको लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर सेपरेट वीडियोस हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे। एक सिंगल एडमिशन प्रोसेस एएमयू और उसके सेंटर्स के लिए अप्लाई होता है, मतलब आपको सिंगल विंडो क्लियरेंस जिसे कहा जाता है। जैसे आपको 10 जगह नहीं दौड़ना है, एक एएमयू है,
एएमयू में आपने अपने एडमिशन के बारे में सोचा, उसके बारे में जाना, और उसी एक सिंगल विंडो से आप एएमयू या तो अलीगढ़ या फिर उसके सेंटर्स पे अपना एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो एक असेंशियल फैक्ट्स कुछ जान लीजिए। ये मैंने जानबूझ के डाला कि आपके पास सेंटर और यूनिवर्सिटी पूरा किस तरह का है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, ये अच्छे से पता लग जाए, क्योंकि हम नो द यूनिवर्सिटी सीरीज चला रहे हैं। सबसे पहली चीज, यूनिवर्सिटी में आज के टाइम पे 37,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, यानी 37,327 से ज्यादा, मतलब बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 1,686 यानी 1,686 टीचर्स हैं। 5,610 नॉन टीचिंग स्टाफ है, मतलब लगभग ऑलमोस्ट करीब के हैं। यूनिवर्सिटी में 13 फैकल्टीज हैं, मैंने अभी आपको बताया। इसमें 117 टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं। ये किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगर किसी यूनिवर्सिटी में 100 से ज़्यादा टीचिंग डिपार्टमेंट्स हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो यूनिवर्सिटी वैरायटी ऑफ कोर्सेज को ऑफर करती है। प्लस 3 एकेडमिक्स हैं और 21 सेंटर्स और इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इसका एक रेजिडेंशियल कैरेक्टर है। आपने जेएनयू वाले वीडियो में देखा होगा कि जेएनयू अपने रेजिडेंशियल और कैंपस लाइफ के लिए काफ़ी जाना जाता है। एएमयू पर भी ये बात अप्लाई होती है। एएमयू का एक डिस्टिंक्टिव, वाइब्रेंट, कल्चरली वंडरफुल रेजिडेंशियल कैरेक्टर है, और ये रेजिडेंशियल कैरेक्टर ऐसा है कि ज़्यादातर स्टाफ और स्टूडेंट्स कैंपस पर ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि छात्रों के लिए 19 हॉल्स ऑफ रेजिडेंस हैं और लगभग 80 हॉस्टल्स उपलब्ध हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसका ज़्यादातर जीवन यूनिवर्सिटी के टाइम स्पेस में कैंपस में ही बीतता है, जो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है, बड़ा बेहतरीन अनुभव हम इसे मान सकते हैं। और आज के समय पर अगर आप इसका एरिया देखेंगे तो 467.6 हेक्टेयर में फैला हुआ है। लगभग 300 से अधिक कोर्सेस ट्रेडिशनल और मॉडर्न तरीके से यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो एएमयू अपने आप में आपको काफ़ी कुछ नया देता है। ये कुछ मैंने आपके लिए साइट्स एक यहाँ पे मैंने एज अ हाइपरलिंक क्रिएट कर रखा है, ये आपके लिए बस बता रहा हूँ। ये एलुमनाइज की लिस्ट है, कॉलेजेस की लिस्ट है, डिपार्टमेंट्स की लिस्ट है, सेंटर्स की लिस्ट है, और लाइब्रेरी के बारे में थोड़ी जानकारियाँ हैं। अब इसे मैंने ऑलरेडी हमारे इस डिजिटल बोर्ड में वेब पेज पर खोल के रखा हुआ है, तो आइए एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हमें दिखता है, ताकि हम समझ पाएँ कि आखिर क्या क्या हमें मिल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें एलुमनाइज की, है ना, कौन कौन है जो एएमयू के एलुमनाइज रहे हैं, तो देखिए यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पूरी ये वेबसाइट है। अब आइए हम ज़रा इस पे एलुमनाइज को देखते हैं, इनका नाम किस किस का है। आप लोग हैरान होंगे, देखिए क्या आप लोग देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, जाहिर पर दिख रहा होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये इनको भारत रत्न भी मिला, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। खान अब्दुल गफ़ार खान, इनको भी भारत रत्न मिला, फ्रंटियर गांधी के नाम से फेमस हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी अभी जीवित हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। मोहम्मद अमीन दीदी, ये प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स रहे हैं, ये भी एएमयू के प्रोडक्ट हैं। नसीरुद्दीन शाह, बहुत ही नोटेड फिल्म पर्सनालिटी हैं, एएमयू से पढ़े हैं। जावेद अख्तर, अ वंडरफुल नोटेड राइटर, सलीम जावेद की जोड़ी दीवार, जंजीर, ये सारी फिल्में। मंसूर अली, हु वाज वंस प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, अ प्रोडक्ट ऑफ एएमयू। अब्दुल्ला शेख मोहम्मद, चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर रहे, ऑफ कोर्स फ्रॉम एएमयू। अगर आप आगे लिस्ट देखें तो मोहसिना किदवई, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर फ्रॉम एएमयू। साहिब सिंह वर्मा, ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, ये भी एएमयू से थे। प्रोफेसर इरफान हबीब, हिस्टोरियन रहे हैं, बहुत नामी हिस्टोरियन रहे हैं, एएमयू से पढ़े। शहरयार, एक बहुत ही नोटेड पोएट, एएमयू से निकले। यानी हमारे पास कई सारे ऐसे नाम, प्रोफेसर तारिक मंसूर हैं, डॉक्टर उबैद सिद्दीकी हैं, जफ़र इकबाल साहब में बहुत कमाल के हॉकी प्लेयर रहे, ये भी एएमयू से पढ़े हैं। तो एलुमनाइज की लिस्ट अगर हम देखें, देखिए होता क्या है, जब किसी यूनिवर्सिटी के पास ऐसे एलुमनाइज हों तो वो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी कहलाती है। अगर लिस्ट ऑफ कॉलेजेस की बात की जाए, मतलब कौन कौन से कॉलेजेस एएमयू के अंडर आते हैं, तो ये भी हमें जानकारी यहाँ मिलती है। देखिए सबसे पहला है यूजीसी एचआरडीसी कॉलेज, इसे पहले बोला जाता था एकेडमिक स्टाफ कॉलेज, ये एएमयू का पार्ट है। पैरामेडिकल कॉलेज है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग है जेएनएमसी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, विमेंस कॉलेज, जब भी आपके मैंने नाम बताया था, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज, अजमल खान तिबिया कॉलेज, एंड फाइनली वी हैव अ कम्युनिटी कॉलेज। तो ये वेबसाइट पे ही जानकारी है कि कौन कौन से कॉलेजेस एएमयू के दायरे में आते हैं। अगर डिपार्टमेंट्स की बात की जाए तो एएमयू के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अभी आप लोगों ने देखा कितने ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। कुछ नाम हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट्स का, जैसे कि एडवांस सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ एक डिपार्टमेंट नेम है,
अमरे निस्वान व अतफल एनाटॉमी अप्लाइड फिजिक्स बायोकेमिस्ट्री है ना। इसी तरह से देखिए तो ये तमाम जो है डिपार्टमेंट्स हैं, लॉ है, लाइब्रेरी है, ऑर्थोपेमोलॉजी है, पैथोलॉजी है, पेट्रोलियम स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के नाम है। सोशोलॉजी है, संस्कृत है, दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये रहा सोशोलॉजी, ये रहा संस्कृत, स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ जो आईआर और डिफेंस में जाना चाहते हैं। मतलब हमारे पास कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, हिंदी है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। एमयू आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज ऑफर करता है। मेन बात ये समझनी है कि जब आप सीयूईटी का पेपर देने के बारे में सोच रहे हैं और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको अच्छे रैंक आ जाएगा और आप पढ़ाई करने का सोच रहे हैं, तो एमयू एज एन ऑप्शन अपने दिमाग में रखिएगा। क्योंकि जहाँ इतनी वैरायटी हो, इसका मतलब है कि आपकी कैंपस लाइफ और पढ़ाई लिखाई की लाइफ बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट होगी। जहाँ तक हम बात करते हैं सेंटर्स की, तो देखिए सेंटर्स के नाम भी हमारे पास काफ़ी सारे आते हैं। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला है एग्रीकल्चरल एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंटिन्यूइंग एंड एडल्ट एजुकेशन एंड एक्सटेंशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इंटीग्रेटेड ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये बहुत कमाल का सेंटर होगा। अब ये सेंटर क्या करते हैं, जो भी ये सेंटर्स एमयू की साइट पे अवेलेबल हैं, यहाँ पर हायर स्टडीज़ हो पाता है। मतलब जो लोग सेंटर का पार्ट बनते हैं वो यूजुअली ग्रेजुएशन के बाद आते हैं। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में पहुंच रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी में सेंटर्स की सुविधा है, तो इसका मतलब वहाँ का एकेडमिक लाइफ बहुत अच्छा होगा। तो एक ये भी मैं चाहता था कि आप लोग अपने साइट पे देख लें, अपने फ़ोन में, अपने लैपटॉप में देख लें कि एमयू कितने सारे सेंटर्स अपने साथ लेकर रखता है। देख रहे हैं ना कितने सारे सेंटर्स हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक बड़ी वाइब्रेंट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तो ये बात हमें करनी थी। अब एक और बात मैं आपसे करना चाह रहा था जो लाइब्रेरी को लेकर है। देखिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी का टैब आपको नज़र आ रहा होगा साइट पे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब मैंने ये देखा कि चलो लाइब्रेरी हम लोग खोजते हैं कि क्या क्या है एमयू की लाइब्रेरी में, तो हमें क्या पता लगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, देखिए लिस्ट खुल जाती है ना। लिस्ट क्या खुलती है, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग कॉलेज लाइब्रेरी, मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, विमेंस कॉलेज लाइब्रेरी, सोशल साइंस साइबर लाइब्रेरी, अजमल खान तिबिया कॉलेज लाइब्रेरी, एंड देन लाइब्रेरी बुक बैंक यूनिवर्सिटी पॉलीटेक्निक। यानी इसका मीनिंग क्या है, इस यूनिवर्सिटी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, या यूं कह लीजिए अलग अलग इंटरेस्ट जोन और ओरिएंटेशन से जैसे यूनिवर्सिटी को बांटा गया है, उसको आधार बना के यहाँ पे लाइब्रेरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो अगर आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौका मिलता है तो खराब मौका नहीं है, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ाई करते हुए एक अच्छे ऑप्शन की तरह रखिएगा। इसलिए हम अपनी ये नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ चला रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने अभी डिस्कस कर लिया है ना। एलुमनाई देख लिया हमने, कॉलेजेस देख लिया, डिपार्टमेंट्स देख लिए, सेंटर्स देख लिए और लाइब्रेरी को हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक एएमयू के रेजिडेंशियल लाइफ का सवाल है कि आखिर किस तरह की रेजिडेंशियल लाइफ एएमयू में होती है, तो एक बात सीधी सी बात है, बड़ी ही वाइब्रेंट और कमाल की लाइफ है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग कैंपस में ही रहते हैं। क्या होता है, सबसे पहले आपको एक रेजिडेंस एलोकेशन किया जाता है, हॉल ऑफ रेजिडेंस एलोकेशन। एडमिशन के समय ही ये अलॉट किया जाता है, जो एक क्लस्टर है हॉस्टल्स का। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको मिल रहा है ना, इसमें रीडिंग रूम, कॉमन रूम वगैरह सुविधाएं हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपको एडमिशन मिल रहा है, इसका ये मीनिंग नहीं है कि आपका हॉस्टल पक्का हो गया है। वो यूनिवर्सिटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। इसीलिए एकोमोडेशन क्या है, लिमिटेड है। तो आपको हमेशा अलर्ट रहना है, कोशिशें करते रहना है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जो भी यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है या जो भी उनका एक सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ये मिलता है। इसी में एक चीज़ पता लगती है कि जो लोग पार्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं या इवनिंग पढ़ रहे हैं, जो सेल्फ फिनेंस्ड कोर्सेज में हैं, एक होता है यूनिवर्सिटी फिनेंस्ड कोर्स, यूजीसी फिनेंस्ड कोर्स होता है, एक होता है सेल्फ फिनेंस्ड कोर्स। तो जो सेल्फ फिनेंस्ड कोर्सेज में, यानी बच्चों के फीस से ही या थोड़ा बहुत कॉलेज हल्का फुल्का मदद कर दे रहा हो, या जो सेंटर ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ाई कर रहे हैं, इनमें जो जो बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनके स्टूडेंट्स को हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दिया जाता है जब तक डायरेक्टली या स्पेशल बेसिस पे ऐसा कहा ना गया हो। इसीलिए अब मान लीजिए आप इन कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं और आप जाके तो वहाँ पे लड़ने लग जाएं कि नहीं हमें हॉस्टल चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। हाँ, अगर कोई विशेष रूप से आपका कोई स्पेशल केस है, कोई काइंड ऑफ एकदम ज़रूरी नीड है, उसके बिना बिल्कुल कुछ हो ही नहीं सकता, एक अन एक्सेप्शनल सरकमस्टांस है, या ऐसा कोई परिस्थिति आन पड़ी है कि आपको हॉस्टल फैसिलिटी का इस्तेमाल करना है, तो मे भी आपको परमिशन मिल जाए। जहाँ तक नॉन
रेजिडेंट स्टूडेंट्स की बात है तो देखिए वो लोग हैं जो रेजिडेंट एकोमोडेशन नहीं चाहते। हो सकता है वहीं के लोकल हो, अलीगढ़ में ही रहते हों, या हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हों जिन्हें तब एक तरीके से अलाउ ना किया जा रहा हो क्योंकि उनके पास प्रॉपर रेजिडेंशियल बेसिस पे खरा उतरने के कागज ना हो। इसी में एक और बात ध्यान रखिएगा, जो विमेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉल ऑफ रेजिडेंस अटैच किया जाता है। बाकी जो नॉन रेजिडेंशियल मेल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट सेंटर जो है वो अटैच होता है। तो एक मेल और फीमेल का अंतर यहाँ पे कर दिया जाता है, जो एक बड़ा ही इक्विटी बेस्ड डिफरेंस है। इतना बात आपको समझना चाहिए कि हॉस्टल फैसिलिटी है, हॉस्टल फैसिलिटी में हॉल ऑफ रेजिडेंस का आइडिया है, एक क्लस्टर की तरह है, लिमिटेड एकोमोडेशन है, तो आपको अपने चांस के लिए रुकना पड़ता है और अलर्ट रहना पड़ता है। जहां तक एएमयू के डिसिप्लिन और रैगिंग की बात है, इतनी बात समझ लीजिए, एएमयू एक एंटी रैगिंग स्पेस है। मतलब यहां इस कैंपस में रैगिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। जहां तक डिसिप्लिन की बात है तो डिसिप्लिन के लिए यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर एक पोजीशन होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये जो प्रॉक्टर हैं ये ध्यान रखते हैं कि किसी भी कॉलेज में, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई एंटी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी नहीं हो रही है। एएमयू का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, उनका जब आप प्रोस्पेक्टस उठाते हैं तो उसमें काफ़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अब मैं उस पर थोड़ा आपसे बात करना चाह रहा था नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ में ही, कि इस इंफॉर्मेशन को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए कि ये है क्या। तो ये आपको पूरा का पूरा डेटा इनपुट तो मिल ही जाएगा, बट मेन आइडिया ये है कि आप इतना समझ जाएं कि अगर आप इसमें एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो कौन कौन सी ज़रूरी बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। जैसे पहला चीज़ है, जहाँ तक इसका सवाल है गाइड टू एडमिशन का, तो हमेशा याद रखिएगा एएमयू या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने का सोचते हैं तो उनकी वेबसाइट पे एक गाइड बुक होती है। उस गाइड बुक को ही रेफर करके आपको आगे की कार्रवाई शुरू करनी होती है। पहली बात ये समझ लीजिए कि ये गाइड बुक है और इसमें सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती हैं, और कैंडिडेट को ये सलाह दिया जाता है कि वो क्या करें, इसे ध्यान से पढ़ें। मतलब आप जब भी एएमयू के बारे में एडमिशन का सोच रहे हैं तो ये बुलेटिन जो है ना इन्फॉर्मेशन का या गाइड बुक, उसे ध्यान से पढ़ना है। दूसरा चीज क्या है, ज्यादातर जो कोर्सेज हैं वो केवल इंडियन नेशनल्स के लिए, मतलब भारतीय के लिए हैं। हालांकि कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें एनआरआई के बच्चों के लिए या जो फॉरेन लोग हैं यानी विदेशी हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स रिजर्व होती है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सार्क कंट्री के जो देश हैं, हो सकता है उनमें से उन देशों के कुछ स्टूडेंट्स के लिए एएमयू में सीट रिजर्व कर दी गई हो। तीसरा, जो कोर्स का इनटेक है वो जितना रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी में, जितना स्पेस है उसी के हिसाब से होगा, और यूनिवर्सिटी के पास ये राइट होता है कि वो कब क्या बदल दे। यूनिवर्सिटी हमेशा इस राइट को अपने पास रखती है कि अगर उसका हुआ, कोई दिक्कत आई, कोई परेशानी आई, कोई इशू बन गया, तो वो इनटेक के नंबर्स को, मोड ऑफ इनटेक को बदलने का एकदम प्रयास कर सकती है। एडमिशन का डिनायल भी क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसने किसी क्रिमिनल, इलीगल या एंटी सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, तो यूनिवर्सिटी के पास ये राइट है कि वो उसके एडमिशन को डिनाई कर सकती है, ऐसा इस बुलेटिन में लिखा गया है। कैनवसिंग का मतलब ये हुआ कि अगर आप जुगाड़ से एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप कोई मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तरीका, एक्स्ट्रा माइल एफर्ट तो नहीं कहूँगा, आप थोड़ा अंडर द टेबल एफर्ट के साथ कैनवसिंग के माध्यम से थोड़ा इधर है ना झुकाव करके, किसी प्रकार का लालच देकर अगर आप ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं और वो पता लग जाता है कि आपने किसी प्रकार का ऐसा किया है, तो आपके कैंडिडेचर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के जो रूल्स हैं, हर कोर्स के अपने एलिजिबिलिटी के रूल्स हैं। हो सकता है कई जगह ये रूल्स आपको कॉमन नजर आए, या यूं समझ लीजिए यूनिवर्सिटी के व्यापक रूल्स हैं और उसको आधार बना के हर कोर्स या डिपार्टमेंट का अपना एक विनियम चलता है, एक रेगुलेशन चलता है, तो उसके बेसिस पर ही आपका एडमिशन एएमयू में होता है। जहां तक आपका एग्जामिनेशन की बात है, एडमिशन प्रोसेस की कंटिन्यूएशन की बात है, तो आपको क्या करना होता है, आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। मतलब ये हुआ, अगर आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया है तो आपका एडमिशन एएमयू में नहीं होगा, सीधी बात ये है। और ये जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, अगर मान लीजिए उसमें आपका डेसिमल फ्रैक्शन से कम नंबर है तो राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। अब देखिए डीयू और एमयू में एक अंतर है, डीयू में हमें थोड़ा सिमिलर प्रोविजन मिलता है कि मे बी आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे कर दें या राउंड ऑफ के बारे में सोचा जा सकता है। एएमयू इसके सख्त खिलाफ है। एएमयू कहता है कि नहीं, हम यहाँ पे
राउंड ऑफ नहीं करते। ये अभी इस साल की बात है, अगले साल हो सकता है मे भी बदलें, तो चीज़ें अलग हैं। जो लोग रिजल्ट अवेट कर रहे हैं, मान लीजिए इनका रिजल्ट अभी आया नहीं है लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं, वो भी क्या कर सकते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर उन्हें वेट करना होगा जब तक उनका रिजल्ट नहीं आ जाता और कंसर्न रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। अगर चेंज इन रूल्स की बात की जाए तो समय समय पर ये बदलते रहते हैं एडमिशन को लेकर, और यूनिवर्सिटी के पास ये सोल राइट है कि वो इन्हें समय समय पर बदल दे। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। अगली बात ध्यान रखिएगा कि आपको मेन, सब्सिडरी और मेजर सब्जेक्ट के बीच में एक अंतर कर लेना चाहिए। देखिए मेन सब्जेक्ट क्या है, जब आप बीए में आते हैं, मतलब बीएससी बीए में आते हैं, तो आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किसी एक सब्जेक्ट को आप मेन सब्जेक्ट बनाते हैं, एक मेजर सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। सब्सिडरी का मतलब क्या हुआ, उसके साथ आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ तो साथ में मान लीजिए हिस्ट्री का एक ले लिया, एक लिटरेचर का ले लिया, ऐसे। और अगर आपने थर्ड ईयर में बैचलर्स लेवल पर दो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो उन्हीं को क्या कहा जाएगा, मेजर सब्जेक्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एएमयू की साइट पे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिलता है। अगर हम एडमिशन की गाइडलाइंस को ही देखें तो हमें क्या क्या पता लगता है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स किस किस के लिए हैं। मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं ना, इस तरह की डिग्रीज कर रहे हैं, तो आपको ये एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है जो साइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा इसके बारे में हमारा अलग वीडियो भी अलग से आएगा ही। अलाउड कोर्सेज क्या क्या हैं, ये जानकारी आपको पता होना चाहिए अलाउड कोर्सेज को लेकर, कि जो भी आप पढ़ाई किए हैं ट्वेल्थ तक, इसका मीनिंग क्या है समझ लीजिए, जो भी आपने ट्वेल्थ तक पढ़ाई की है और आप किसी कोर्स को भरना चाहते हैं, आप किसी कोर्स में ग्रेजुएशन का सोच रहे हैं, सीयूटी के माध्यम से ही सोच रहे हैं, तो आपको ये जानकारी इकट्ठा करना सबसे पहले जरूरी है कि क्या आपको वो कोर्स पढ़ना एएमयू में अलाउड है भी कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आप इस कोर्स को पढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, फॉर्म भरने का सोच रहे हैं और आपको अलाउड ही ना हो। तो एक ये बुनियादी फर्क आपको कर लेना है। इंटरनल एक्सटर्नल डेफिनेशन में सिर्फ इतना है कि एएमयू में एक और चीज फॉलो की जाती है कि कौन सा बच्चा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है। बड़ी सिंपल सी बात है, जिसने 3 साल पढ़ाई की वो इंटरनल हो गया। हाँ, अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई छोड़ के चला गया है, पढ़ाई एकदम खत्म कर दिया, नहीं पढ़ रहा है एएमयू से या बाहर से आ रहा है, तो वो क्या हो गया, वो एक्सटर्नल हो गया। तो एक ये भी बात एएमयू में फर्क है। मेजर बात यह है कि इंटरनल कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं कि हाँ हम यहाँ से पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ाई की है, हम फलाना स्कूल से एफिलिएटेड थे, अन्यथा उन्हें भी एक्सटर्नल स्टूडेंट ही माना जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, ये 3 ईयर डिग्रीज का जो पूरा विचार है वो 10+2+3 का मॉडल है। मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम या बीटीएच करना चाहते हैं, तो आपको 10+2+3, इसका मीनिंग क्या हुआ, आपने 10वीं पास की हो, आपने 12वीं पास की हो, फिर 3 साल आप ये कोर्स करेंगे। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आप अपना पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं एएमयू में, तो आपके पास ये प्रॉपर बैकग्राउंड लेवल पर इतना जानकारी होना चाहिए। एक और बात ध्यान रखिएगा, हर कोर्स के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना जरूरी है जब तक अदरवाइज स्पेसिफाइड ना हो। मतलब आप अगर एक से ज्यादा कोर्स भर रहे हैं तो आपको हर कोर्स के लिए स्पेशल डिफरेंट फॉर्म भरना है। हाँ, वहां पर भी हो सकता है कि कुछ कोर्सेज में ऐसा जरूरी ना हो, जहां एएमयू की साइट पे लिखा हुआ हो, जहां ये पता लगे कि नहीं इस कोर्स के लिए अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, तो वहां आपको सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम सीयूटी स्कोर के हिसाब से एडमिशन के बारे में देखें तो हमें कुछ बातें पता लगती है। सबसे पहला, आपको cut.samad.ac.in पे क्या करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। फिर आपके लिए एंट्रेंस टेस्ट देना ज़रूरी है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट दे देंगे तो सीयूटी एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको एएमयू का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, और अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है, ये बात यहाँ पे लिखी गई है इस बुलेटिन में। फिर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को एक कोर्स से दूसरे कोर्स में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। ये एएमयू क्लियर कट बताता है कि जिसमें आपने भरा है उसी में आप जाइए। प्लस अगर मान लीजिए टेस्ट शेड्यूल है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो मल्टीपल कोर्सेज के आप टेस्ट शेड्यूल हुए हैं वो क्लैश ना करें। इसके लिए यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। यानी आप ऐसे कोर्सेज का चयन करें कि आपके पास थोड़ा टाइम रहे। क्वालिफाइंग एग्जाम का मतलब क्या हो गया कि आप लोग सेल्फ अटेस्टेड टाइमली अपना क्वालिफाइंग एग्जाम का मार्कशीट और फोटोकॉपी अपलोड करें उसका मार्कशीट का। दूसरा, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है तब तक आप डाउनलोडेड मार्कशीट जो है
भेज सकते हैं, बाद में इसको वेरीफाई कर लिया जाएगा, और अगर मार्क्स में कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी ये पॉलिसी को लेकर एएमयू बड़ा ही स्ट्रिक्ट है। ये कई बात हमें बताई गई हैं, हमारे कुछ बैचमेट्स हैं जो हमारे साथ पढ़े, वो एएमयू से थे, बाद पहले पढ़े हुए, उन्होंने बताया कि एएमयू अपने गाइडलाइंस को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। इसीलिए मैं आपको ये क्लियर कट समझा देना चाह रहा हूँ नो द यूनिवर्सिटी सीरीज में ही। जहाँ तक एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन प्रोसेस की बात है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस है, डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको वहाँ पर सही एप्लीकेशन नंबर कोट करना है। जो कुछ भी आपको दिक्कत है, इसके लिए आपका एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस क्वालिफिकेशन यूनिवर्सिटी में रिकॉग्नाइज नहीं है, यानी जो भी एलिमेंट्री क्वालिफिकेशन है बिफोर द एग्जामिनेशन, तो आपका एडमिशन नहीं होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना रिकॉग्नाइज होता हो। तीसरी बात, अगर मान लीजिए आपने सबमिशन इनकम्प्लीट किया है, मतलब प्रॉपर सबमिशन नहीं किया, आपको जो तरीका बताया गया था उसके हिसाब से सबमिशन नहीं किया, अगर आपने बिना पेमेंट के ही सबमिशन कर दिया, अक्सर लास्ट में जो लोग फॉर्म भरते हैं ना, उनके साथ यही दिक्कत होती है, तो टाइमली फॉर्म भर लीजिएगा। अगर मान लीजिए डेडलाइन के बाद आपने सबमिट किया है, इनमें से कोई भी सिचुएशन हो, तो उसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। और फिर जाहिर सी बात है, एडमिट कार्ड जब इशू हो जाता है तो फिर आपको खुद डाउनलोड कर लेना है। याद रखिएगा, एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा नहीं भेजा जाता, कैंडिडेट्स को खुद वेबसाइट पे जाके उसे डाउनलोड करना होता है, और उसके ऊपर अपनी रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगाकर आगे आना होता है जब आप पेपर देने जा रहे हैं। तो अलग से आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजिए, पता लगे आप घर पे वेट कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा और एडमिट कार्ड आ ही नहीं रहा है। अगली बात ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड में क्या क्या है। सबसे पहला है कि टेस्ट सेंटर पे आपको सही एडमिट कार्ड लेकर पहुंच जाना है और सही टेस्ट सेंटर पे पहुंचना है। किसी भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अगर कोई दिक्कत है और टाइमली आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं टेस्ट सेंटर पे, एडमिट कार्ड में कोई समस्या है और आप उस कारण नहीं पहुंच पाए, तो इसके लिए भी यूनिवर्सिटी जिम्मेदार नहीं है। ये आपको पहले ही खुद जाके क्रॉस चेक करके सारे मामले निपटा लेने हैं। जितने टेस्ट हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट होंगे, जब तक ऐसा स्पेसिफाई न किया गया। मान लीजिए कोई लैंग्वेज रिलेटेड टेस्ट है, तो वो जाहिर सी बात है डिफरेंट लैंग्वेज में होता है। और जो मेरे वो तमाम दोस्त हैं जो मान लीजिए फिजिकली रूप से चैलेंज नहीं, यानी वो विजन रूप से उनको दिक्कत है, वो ठीक से देख नहीं सकते, तो आपके लिए एएमयू एक सहायक का भी प्रोविजन रखता है। हालांकि वहाँ भी ध्यान रखिए, एक बार बताया गया है, इसके लिए आपको टेस्ट से कम 7 दिन पहले इन्फॉर्म कर देना है। बहुत सारे डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं जो हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हों, जो नहीं देख सकते हैं वो सुन रहे हों, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी नहीं उनको विजन की दिक्कत है, वो लोग वहाँ पर एक स्क्राइब के लिए आप एक अपील कर सकते हैं। बस क्या ध्यान रखना है, कम से कम 7 दिन पहले आपको ये बता देना है, और फिर उन्हें टेस्ट के लिए 25% एडिशनल टाइम भी दिया जाता है। ये भी यहाँ पे एएमयू की साइट पे हमें पता लगता है। अगली बात क्या है कि यूनिवर्सिटी के कुछ राइट्स हैं और कैंडिडेट्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि हो सकता है यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से टेस्ट शेड्यूल में चेंज कर दे, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरा, कैंडिडेट को ये इंश्योर करना है कि वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिट करता है। अगर मान लीजिए वो फिट नहीं हुआ तो एडमिशन कैंसिल। तीसरा, कोई भी इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, काउंसलिंग है, इसके लिए सेपरेट इंटीमेशन लेटर का मीनिंग समझ रहे हैं? सेपरेट आपको इनविटेशन नहीं जाता है, आपको ये पता करते रहना है कि आपके लिए फलाना चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है चांस मेमो लिस्ट यूनिवर्सिटी जारी कर दे। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कई जगह पे होता है और इस पे ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, कुछ लोगों ने कहीं और ले लिया, आपका चांस बन रहा है, मतलब आपकी संभावना बन गई कि आपका एडमिशन हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में यूनिवर्सिटी क्या करती है, संभावित वैकेंसीज के लिए चांस मेमो लिस्ट इशू कर सकती है। लेकिन इसे आप एडमिशन का ऑफर ना माने, ये सिर्फ इस बात का नोटिस है कि सीट अवेलेबल है और आपको मौका मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि चांस मेमो अगर लिस्ट अगर आता है तो एकदम तुरंत पहुंच जाइए, प्रयास कीजिए कि आपको एडमिशन मिल जाए, और आपको नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर अलर्ट रहना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। मेरे एक मित्र थे, एक कुछ साल पहले की बात है, उन्होंने दिल्ली में एक अम्बेडकर यूनिवर्सिटी उसका पेपर दिया, और वो वेबसाइट बहुत ज़्यादा नहीं देखते थे, एंट्रेंस निकाल लिए थे, उनका इंटरव्यू डे में नाम आ रखा था और वो गए नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेबसाइट देखा नहीं। तो ऐसी गलती आपके साथ नहीं होनी चाहिए, और जिस प्रेफरेंस में आपने दिया है उसमें अगर आप मेरिटोरियस होते हैं तो आपको आपका सीट
मिल जाता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी जो है वो हो सकता है प्रेफरेंस से ऊपर भी कोई कोर्स अलॉट कर सके, यूनिवर्सिटी कर सकती है, लेकिन आपने जो प्रेफरेंस दिया है वो उसमें आप बाद में बदलाव ज़्यादा नहीं कर सकते। अगली बात है एडमिशन फॉर्मेलिटीज को लेकर। तो सिंपल सी बात है, प्रॉक्टर का ऑफिस जो है जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता है। दूसरी बात, जब भी आप एडमिशन के टाइम पे जा रहे हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से आकर एडमिशन की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो इसका मतलब है कि आपका एडमिशन प्रोसेस रुक गया। तीसरी बात, आप जब एडमिशन के समय जाते हैं तो सारे के सारे एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। कोई भी ऐसा आपका सप्लीमेंट्री पेपर आ रहा है, मेरा इंप्रूवमेंट का पेपर है, उसके बाद वो वहाँ पे नहीं चलेगा। एडमिशन के टाइम सारी चीज़ें पक्की हो जानी चाहिए। मिनिमम मार्क का रिक्वायरमेंट क्या है? जो भी कोर्स की एलिजिबिलिटी है उसके लिए जो भी टेस्ट हुआ है उसका कम से कम 15% मार्क्स लाना आपका ज़रूरी है। एंड फाइनली आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और बाकी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ऐसा नहीं करने पर भी आपका एडमिशन कैंसिल मान लिया जाएगा। ये एएमयू की साइट पे लिखा हुआ है। इसके अलावा एडमिशन से रिलेटेड एक और बात ध्यान रखिएगा, नो द यूनिवर्सिटी का ये पार्ट है कि एएमयू क्या करता है। डीयू में भी ये होता है, कई कॉलेजेस में, जामिया में भी होता है। एएमयू ने इसको और भी अच्छे से मेंशन किया है कि अगर मान लीजिए कोई लोग आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, जाहिर सी बात है आपका ट्रायल होगा और आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, या आप लाइक आउटस्टैंडिंग डिबेटर या टैलेंट रखते हैं, या आपके पास कोई को करिकुलर एक्टिविटीज एक्स्ट्रा के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा खासा आपके पास एक एक्सपीरियंस है, मेजरली आप कोई आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है या डिबेटर हैं, तो ऑफ कोर्स विद ट्रायल एंड प्रूफ आपको एडमिशन का प्रोसेस एक अच्छा मिल सकता है, एडमिशन की संभावना आपकी बढ़ सकती है। फाइनली कैंडिडेट्स को को-करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी बुलाया जाता है। आपको वहाँ पर भी एलिजिबिलिटी फुलफिल करनी होती है, फी पे करनी होगी। हाँ, इन सब परिस्थितियों में एडमिशन टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपका अचीवमेंट चाहिए। ये आपको मेन बात ध्यान रखनी है। कुछ इसी तरह से यहाँ पर भी होता है कि ट्रायल की गारंटी वैसे यहाँ नहीं है। मान लीजिए ट्रायल की बात हो रही है, ट्रायल होगा ज़रूर, ये क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है व्यवहारिक तौर पे ट्रायल कराया जाता है, लेकिन एएमयू कहता है कि गारंटी नहीं है, पर एलिजिबल जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें कंसीडर ज़रूर किया जाएगा। इसका मीनिंग समझ लीजिए, वही बात है जो मैंने आपको बताया कि ट्रायल आपका होगा पर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं। ये हो सकता है कि जब बहुत सारे लोग एविडेंस के साथ पहुंचेंगे तो फिर वहां पे आपका ट्रायल करा दिया जाएगा। जो हमारे दो जानने वाले हैं जिन्होंने एएमयू में इस तरीके से एडमिशन देखा है, तो उन्होंने बताया था कि हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ट्रायल्स भी कराए जाते हैं। तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसके लिए तैयार ना हो कि हाँ गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं का मतलब है कि आप अगर सिर्फ ट्रायल के बेस पे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। आपको एलिजिबल होना चाहिए, इसका एविडेंस होना चाहिए, तभी तो आप आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में जाएंगे, और फिर अगर हुआ तो मे बी ट्रायल हो। बाकी ये एक और तरीका है जिससे एडमिशन हो सकता है। तो एएमयू है अपने आप में एक बहुत ही नायाब जगह है ना, एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस है। एएमयू में कई तरह के डिपार्टमेंट्स हैं, सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। एएमयू के पास अपने कॉलेजेस का पूरा एक ढांचा है, रिच हिस्टोरिकल उसके पास हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, विजन है। एएमयू आज़ादी से पहले की यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सारे एलुमनाइज वहाँ से निकले हैं जो बहुत बड़े पद पर पहुँचे। इसीलिए अगर आपको एएमयू में पढ़ने का मौका मिलता है तो वो खराब ऑप्शन नहीं होगा। तो अपनी तैयारी को एएमयू के हिसाब से भी आप दुरुस्त रखिएगा। आज के इस वीडियो में एएमयू को हमने नो द यूनिवर्सिटी सीरीज़ के अंदर जाना। आने वाले समय में मैं कुछ और यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो लेके आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।